या गणतंत्र। तो गणराज्य या गणतंत्र के बारे में भी आप सभी लोग जान रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, कि इंडिया इज नॉट ओनली अ डेमोक्रेटिक नेशन बट इट इज आल्सो अ रिपब्लिक नेशन। हमारा जो देश है सिर्फ प्रजातंत्र ही नहीं है बल्कि क्या है, यह गणतंत्र भी है, रिपब्लिक भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ बीइंग अ रिपब्लिक इन द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट, हु इज इलेक्टेड एंड हु इज नॉट selected on the basis of heredity as is found in a system with monarchy। प्रिय विद्यार्थी, जो मोनार्की होता है, मोनार्की में आप जैसे देखते होंगे कि वहां पे किसी एक परिवार का ही जो मुखिया, जो परिवार के ही लोग जो है देश के मुखिया बनते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है, गणराज्य है, गणतंत्र है। हमारे देश का जो मुखिया होता है, जिसको हम लोग प्रथम नागरिक भी कहते हैं, वो कैसे चुना जाता है? वो हमारे देश का जो प्रमुख मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है, द प्रेसिडेंट, हु इज इलेक्टेड नॉट हु इज नॉट सेलेक्टेड। अर्थात जो हमारा मुखिया है, जो राष्ट्रपति होता है, वो इलेक्ट किया जाता है, उसका इलेक्शन के द्वारा चयन किया जाता है, न कि कहीं से हम उनका चयन करते हैं, बल्कि उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन के द्वारा जो है, निर्वाचन के द्वारा जो है उनका चयन किया जाता है। और जैसे मोनार्की में होता है, किसी एक परिवार के ही लोगों को, किसी एक हेरिडिटी के लोगों को ही राज्य का मुखिया बना दिया है, तो ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, जो रिपब्लिक है, गणराज्य है, दिस वैल्यू strengthen and substantiates democracy where every citizens of India is equally eligible to be elected as the head of the state. Political equality is the chief message of this provision। तो हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है। जो हम लोग राजनीति की बात करते हैं तो हमारे देश में क्या है, राजनीतिक समानता है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, या हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है हमारे देश के प्रमुख पदों पर जा सकता है। हमारे देश का राष्ट्रपति कोई भी नागरिक बन सकता है। अर्थात हमारे देश में जो है क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है। सभी के पास जो है क्या है, सभी हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो है एलिजिबल होता है कि वह चुनाव लड़ सके। चुनाव लड़ करके वे जो है सरकार के या प्रमुख पदों पर जो है, जो सरकारी प्रमुख पद हैं, उन पदों के लिए इलेक्ट हो सकता है, उन पदों के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, हमारा जो देश है, हमारे देश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना गया व्यक्ति ही प्रमुख होता है, और ये पद वंशानुगत नहीं होते। अर्थात जो राष्ट्रपति होते हैं वे जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो भी पद होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या है, ये पद वंशानुगत नहीं होते हैं। यही हमारे देश की, हमारे गणतंत्र की प्रमुख पहचान है। देश का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाता है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है राष्ट्रपति चुना जाता है, न कि किसी परिवार का व्यक्ति या कोई वंशानुगत व्यक्ति जो है चुना जाता है। हमारे देश में जो राजनीतिक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित है। लोगों से प्राय क्या है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनके अंदर जो है क्या है, राजनीतिक संप्रभुता निहित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तरह ही रिपब्लिक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, दैट इज जस्टिस या न्याय की बात। तो जस्टिस या न्याय, at times you may also realize that living in a democratic system alone does not ensure justice to citizens in all its totality। Even now we find a number of cases where not only the social and economic justice but also the political justice is denied। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों समाज में कई बार देखते हैं कि जहां पर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं होता है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में इस संवैधानिक मूल्य को रखा गया है। Which is why the constitution makers have included social, economical and political justice as a constitutional values। By doing so, they have stressed that the political freedom granted to the Indian citizens has to be instrumental in the creation of a new social order based on social, economic justice must be availed to every citizens। अर्थात जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में न्याय की जो मूल्य को
समाहित किया गया है। उसमें जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को समाहित किया गया है। और क्या है, ये जो न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्याय जो है हमारे राज्य के, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों के साथ जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। दिस आइडियल ऑफ अ जस्ट एंड this ideal of just and egalitarian society remains as one of the foremost values of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग बात कर रहे हैं सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, यही जो है और समतावादी जो समाज है, यही हमारे समाज का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रमुख मूल्य है। इट इज़ द वन ऑफ द फोरमोस्ट वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग न्याय या जस्टिस जो है, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों, उपबंधों के जरिए की जाती है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तीनों तत्वों को हम सभी लोग जान रहे हैं कहाँ से लिया गया है, इसको रूसी क्रांति से लिया गया है। यदि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज को बनाने से ही सामाजिक न्याय का अभिप्राय है। इसी तरह आर्थिक न्याय की बात की जाए तो समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण, जिससे संपत्ति केवल कुछ हाथों में ही केंद्रित ना हो सके। जो हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है, आर्थिक न्याय जो कह रहा है वो कह रहा है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो संपत्ति है या जो सत्ता है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित होकर ना रह जाए। और साथ साथ जब राजनीतिक न्याय की हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान किया जाता है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के जो वोट है उसकी कीमत बराबर है, और यहाँ पे वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे देश में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है दैट इज द लिबर्टी या स्वतंत्रता। तो प्रिय विद्यार्थियों, लिबर्टी या स्वतंत्रता के बारे में द प्रेम्बल प्रिस्क्राइब्स द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एज वन ऑफ द कोर वैल्यूज। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा प्रेम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट अर्थात विचारों को की, व्यक्ति की जो है या विश्वास की, फेथ की या पूजा करने की, वर्शिप करने की पूरी हमें क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। दीज हैव टू बी एश्योर्ड टू एवरी मेंबर ऑफ ऑल द कम्युनिटीज, और हमारे समाज के सभी नागरिकों को जो है ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। It has been done so because the ideals of democracy cannot be attained without the presence of certain minimal rights which are essential for a free and civilized existence of individual। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की स्थापना तभी हो पाएगी जब क्या हो, हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों को क्या प्राप्त हो, लिबर्टी प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की जब स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी तभी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना कर सकते हैं। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की, अपना प्रतिनिधित्व चुनने की, अपने और समाज की बेहतरी के विकल्प की स्वतंत्रता हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को है। और प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही लिबर्टी की बात, जिसमें हम लोग लिबर्टी में कह रहे हैं कि क्या है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपना धर्म चुनने का, अपना नौकरी चुनने का, सभी चीज़ों का जो है
पूरी तरह स्वतंत्रता है, उसको अपनी कोई भी गतिविधि करने का, देश में कहीं भी आने जाने की कोई भी रोक टोक उनके ऊपर नहीं है, हर चीज़ की उनके पास क्या है, लिबर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज समता या इक्वलिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो संवैधानिक मूल्य है वो इक्वलिटी है या समता है, और इक्वलिटी इज एज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज एनी अदर। जो समता की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो समता क्या है, समता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य संवैधानिक मूल्य हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ensures equality of status and opportunity to every citizens for the development of the best in him or her। जो हमारा संविधान है प्रिय विद्यार्थियों, वो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या करता है, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करता है। अर्थात हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, उनके जो स्टेटस में इक्वलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको जो है अवसर की समानता भी होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बींग everybody has a dignified self and to ensure its full enjoyment, inequality in any form present in our country and society has been prohibited। तो हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है और किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता जो है हमारे देश में क्या है, हमारे समाज में, हमारे देश में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। इक्वलिटी reflected specifically in the preamble is therefore held as an important वैल्यू। जो समता है, जो समानता हम लोग बात करते हैं, वो क्या है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक मूल्य है। हमारा जो संविधान है, संविधान की नज़र में हर व्यक्ति क्या होता है, संविधान की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। समता या समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। अर्थात हमारा जो समाज है, हमारे समाज के सभी लोग जो है क्या है, बराबर हैं, समान हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो यह विद्यार्थियों, यह किसकी देन है, यह देन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज फ्रैटर्निटी या बंधुत्व, जिसे हम लोग भाईचारा भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देयर इज आल्सो ए commitment made in the preamble to promote the value of fraternity that stands for the spirit of common brotherhood among all the people of India। हमारा जो संविधान है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि देश के सभी नागरिकों में, समस्त नागरिकों में क्या करना है, भाईचारा या बंधुत्व की भावना का विकास करना है। इन द अब्सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी अ प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडिया स्टैंड्स डिवाइडेड। Therefore, to give meaning to all the ideals like justice, liberty and equality, the preamble lays great emphasis on fraternity। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि यदि हमारे देश के नागरिकों में भाईचारा या बंधुत्व की भावना नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हमारा देश क्या हो जाएगा, इंडिया स्टैंड डिवाइडेड, भारत विभाजित हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी सब कुछ जो है, सब कुछ को समाहित करते हुए हमारे प्रस्तावना में फ्रैटर्निटी को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। भाईचारे या बंधुत्व की भावना के विकास को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इन फैक्ट fraternity can be realized not only by abolishing untouchability among different sects of the community but also by abolishing all communal or sectarian or even local discriminatory feelings which stands in the way of unity of India। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बंधुत्व या भाईचारे की बात है, भाईचारा या बंधुत्व का विकास तभी होगा जब हमारे देश में या हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी की भावना है, जो छुआछूत की भावना है, इसको दूर किया जाए और साथ ही साथ जो विभिन्न लोगों के बीच में जात पात या विभिन्न संप्रदायों के बीच में जो है, जो कम्युनलिज्म की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, जात पात की भावना है, जब इसको हम सभी लोग दूर कर पाएंगे तभी क्या होगा, हमारे देश में भाईचारे या बंधुत्व का विकास हो पाएगा। और भाईचारे या बंधुत्व का विकास होना सबसे अधिक जरूरी है यदि हम अपने देश को एक क्या है, एक संपूर्ण राष्ट्र और एक क्या है, अविभाजित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में क्या हो, बंधुत्व या भाईचारे, फ्रैटर्निटी का
विकास हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल या व्यक्ति की गरिमा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो भाईचारे का विकास है, भाईचारे के द्वारा ही क्या होगा, व्यक्ति की गरिमा का विकास हो सकता है। प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। It is essential to secure the dignity of every individual without which democracy cannot be function। जब तक कि हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा या प्रत्येक व्यक्ति का जो है डिग्निटी की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक जो है हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। यदि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कार्य करना चाहते हैं, अपने देश में डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से स्थापित रखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी का, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल करना पड़ेगा। इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स इन ऑल द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। और इसके द्वारा क्या है, ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि जितने भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, अर्थात राज्य के प्रत्येक नागरिकों की जो है समान सहभागिता होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जा रही है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब राज्य के प्रत्येक नागरिकों की सहभागिता होगी, प्रत्येक व्यक्तियों की डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा और सभी लोगों को जो है आपस में भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना के साथ रहेंगे, तभी हम अपने देश में एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना कर सकते हैं या डेमोक्रेसी की स्थापना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, तो एज वी हैव सीन एबव, fraternity also promotes one of the critical values, that is unity and integrity of the nation। जो फ्रैटर्निटी या बंधुत्व की बात हम लोग कर रहे थे, तो भाईचारे और बंधुत्व के विकास के द्वारा ही क्या हो सकता है, हमारे देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता का विकास हो सकता है। जिससे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि यदि हम लोग राष्ट्र को, हम अपने देश को एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी के अंदर क्या हो, बंधुत्व की, भाईचारे की भावना बनी रहे। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इंटैक्ट, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज़ वेरी इसेंशियल। और हमारा जो देश है उसकी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारे जो देश के प्रत्येक नागरिक हैं उनमें क्या हो, फ्रैटर्निटी की भावना हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। देयरफॉर द स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन ऑन फोस्टिंग यूनिटी अमॉन्ग्स्ट ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। इसलिए देखिए, हम सभी लोग हमेशा क्या बात करते हैं, एक अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता की बात करते हैं। हम अपने नागरिकों में, हम अपने छात्रों में हमेशा इसी भावना का विकास करने का प्रयास करते हैं कि हम सभी लोग जो है देखने में, रंग रूप में, भाषा में अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता की हम सभी लोग बात करते हैं। तो हमारा क्या बल होना चाहिए, हमारा देयर शुड बी स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन ऑन फोस्टिंग यूनिटी अमॉन्ग्स्ट ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के अंदर जो है एकता की भावना का विकास करने पर बल दिया जाना चाहिए। Our constitution expects from all the citizens of India to uphold and protect the unity and integrity of India as a matter of duty। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वह क्या करेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए अगला जो बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट इज द, अगला जो महत्वपूर्ण बात है दैट इज इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, इंटरनेशनल ऑर्डर। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है यह भी एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। इंटरनेशनल पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एक अंतर्राष्ट्रीय आदेश। इसी अंतर्राष्ट्रीय शांति की वजह से आज हम लोग जो है जो दंश इस समय जो हम लोग झेल रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन पड़ा है, वो किसकी वजह से है, ये इंटरनेशनल पीस
जो है इसकी स्थापना न होने पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है इसमें हमारे पूरे विश्व में जो है इसकी स्थापना नहीं हो पाई। कहीं न कहीं से पूरे विश्व में कहीं न कहीं से कोई चूक हुई है, जिसकी वजह से इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। हम सभी लोग जो है किसी महामारी से त्रस्त हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर दो नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल इज रिफ्लेक्टेड इन अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा प्रस्तावना है उसमें भले से अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात नहीं की गई है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसकी बात की गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो हमारा संविधान है वो क्या करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करने की बात करता है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। जो भी हमारे विश्व के राष्ट्र हैं उनके साथ क्या करना है, हमको एक सम्मानजनक संबंध बना के रखना है। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, उसको हमें सम्मान करना है, उनका पालन करना है। एंड इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटर रिलेशन डिस्प्यूट्स बाई आर्बिट्रेशंस। और जो कुछ भी यदि इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है किसी राष्ट्र के साथ, किसी देश के साथ, तो उसको जो है हमें शांति से, हमें आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के साथ उसका निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम हो सकती है। यदि कोई भी देश जो है इन नियमों को नहीं मानेगा, इन नियमों का उल्लंघन करेगा, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, पूरे विश्व में जो है कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हर देश को अपनी जिम्मेदारी को मानना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा और जो है उसको जो है जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, उसका पालन करना चाहिए। और यदि वो नहीं पालन करेगा तो इसी तरह जैसे अभी वर्तमान समय में इस महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, पूरा विश्व झेल रहा है, उसी तरह से भविष्य में भी अनेक परेशानियां आ सकती हैं विश्व समुदाय के सामने। टू अपहोल्ड एंड ऑब्जर्व दीज वैल्यूज इज in the interest of India, the peace and just international order will be definitely contribute to the development of India। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय आदेश की बात है प्रिय विद्यार्थियों, उसका जो है हम सभी लोग, जो हमारा देश है, उसका पालन करता है। द पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय आदेश, अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, उनका पालन करेंगे, उनको हम फोस्टर करेंगे, तभी हमारे देश का विकास भी हो सकता है, तभी हमारे देश में भी शांति व्याप्त रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स सम ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिटीजन्स। It is true that these duties are not enforceable in the court of law like the fundamental rights are, but these duties are to be performed by citizens। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार की बात करते हैं। जैसा मौलिक अधिकारों की अवहेलना होने पे हम सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उन मौलिक कर्तव्यों का पालन हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। जो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनका पालन करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव स्टिल ग्रेटर इंपॉर्टेंस बिकॉज दीज रिफ्लेक्ट सर्टेन बेसिक वैल्यूज लाइक पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म, environmentalism, harmonious living, gender equality, scientific temper and inquiry and individual and collective excellence। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों का हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हीं मौलिक कर्तव्यों के द्वारा जो है जो बेसिक वैल्यूज हैं, जैसे कि क्या है, हम लोग बात करते हैं पैट्रियोटिज्म की, राष्ट्रवादिता की या राष्ट्रभक्ति की, नेशनलिज्म की, मानवतावाद की, और अपने पर्यावरण की संरक्षण करने की, और हारमोनियस लिविंग की, जेंडर इक्वलिटी की, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की। तो इन सभी का विकास तभी होगा जब क्या होगा कि हम सभी लोग जो है अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़, अपने मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करें। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक जो है अपने मौलिक कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करे। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़
संवैधानिक मूल्य जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। और अब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन के द्वारा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी वैल्यूज़ का जो है, इन सभी मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा हमारे नागरिकों में, हमारे विद्यार्थियों में, हमारी युवा पीढ़ी में होना चाहिए। रोल ऑफ एजुकेशन जल्दी से देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षा का प्रमुख कार्य नई पीढ़ी को संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराना तथा उनमें उसका विकास करना होना चाहिए। तो अर्थात जो हमारा शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशन है, उसका प्रमुख उद्देश्य ही होना चाहिए, प्रमुख ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, मेन एम्स ऑफ एजुकेशन यही होना चाहिए कि वह जो है नई पीढ़ी में जो नागरिक हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनसे उनको परिचित कराया जाए और उनका विकास उनके अंदर किया जाए, उनके व्यवहार में जो है इन संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य तथा समान शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। और हम सभी लोग जान रहे हैं कि राज्य जो है इसमें प्रयासरत है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा के अधिकार के तहत जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जो है, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शिक्षार्थी या प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। उनके अंदर जो है संवैधानिक मूल्य है, उन संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। उनके साथ जो है जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न करते हुए उन सभी को समान और एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और उस अच्छी शिक्षा के द्वारा सभी नागरिकों को, सभी छात्रों के अंदर जो है, सभी बालकों, सभी विद्यार्थियों के अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास करने का प्रयास हमको करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो जिसमें अधिकतम व्यक्ति अधिकतम प्रगति कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक में शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या है कि एजुकेशन के द्वारा हमें प्रयास करना है कि हम एक कल्याणकारी राज्य का विकास कर सकें, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकें। और एक कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है? कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों का क्या हो, अधिकतम प्रगति हो, अधिकतम विकास हो, सभी जो है समानता के साथ जो है भ्रातृत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहें, सभी का विकास हो और सभी का विकास करके ही जो है उनके अंदर जो संवैधानिक मूल्य हैं उन संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का विकास जब हम कर पाएंगे तभी हम एक अखंड भारत की स्थापना कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो शिक्षा है उस एजुकेशन के द्वारा हमको एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, एक अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जहां पर हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकतम विकास हो सके, उनकी अधिकतम प्रगति हो सके। और इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक नागरिक को क्या करें, समान शिक्षा प्रदान करें, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा प्रत्येक नागरिक के अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास करें। और जब हम अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के अंदर, प्रत्येक बच्चों, प्रत्येक छात्रों, प्रत्येक विद्यार्थियों के अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास कर पाएंगे, तभी हम एक अखंड और विकसित